बहू अभी तक वापस नहीं आई। सुबह के 10 बज रहे हैं और घर में नाश्ते का कोई अता पता नहीं है। उसे मायके गए हुए 2 दिन हो गए। क्या उसे याद नहीं कि उसका एक ससुराल भी है? राम प्रसाद जी ने अखबार को सोफे पर पटकते हुए अपनी पत्नी रेखा से कहा। उनकी आवाज़ में जो तलखी थी वो भूख से ज़्यादा अहम की थी। रेखा जी ने रसोई से झांकते हुए दबी जुबान में कहा, अजी सुनिए, वो कल रात ही आने वाली थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई, इसीलिए रुक गई। अभी मयंक गया है उसे लेने। तबीयत? अरे ये अमीरों की बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होती। जब देखो बीपी, शुगर, घबराहट, ये सब बहाने हैं। असली बात यह है कि उस लड़की का मन इस घर में लगता ही नहीं। उसे अपने बाप के उस आलीशान बंगले की आदत जो पड़ी है। राम प्रसाद जी बड़बड़ाए। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मयंक और उसकी पत्नी मेघा घर में दाखिल हुए। मेघा की आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो बहुत रोई हो। मयंक का चेहरा भी गंभीर था। राम प्रसाद जी ने मेघा को देखते ताना मारा, आ गई महारानी? चलो शुक्र है, 2 दिन बाद ही सही ससुराल की याद तो आई। अब जाकर चाय बनाओ, मेरा सिर फटा जा रहा है। मेघा बिना कुछ बोले सिर झुकाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मयंक वहीं खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और पिता की आंखों में देखते हुए बोला, पापा, मेघा चाय नहीं बनाएगी, वो भी बहुत परेशान है। बाबूजी को कल रात हल्का हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटल में है। राम प्रसाद जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि झुंझलाहट उभरी। हार्ट अटैक? तो इसमें मेघा क्या डॉक्टर है जो वहाँ बैठकर इलाज करेगी? वहाँ डॉक्टर है, नर्स है और पैसा तो उनके पास अथाह है ही। फिर बहू का वहाँ क्या काम? घर गृहस्थी छोड़कर वहाँ बैठी रहेगी तो यहाँ का काम कौन देखेगा? पापा, वो उनकी इकलौती बेटी है। मयंक ने संयम बनाए रखने की कोशिश की। हाँ हाँ, पता है मुझे, इकलौती है, इसी बात का तो रोना है। राम प्रसाद जी ने सोफे पर पसरते हुए कहा, शादी के वक्त मैंने सोचा था कि इकलौती बेटी है तो आगे पीछे का कोई झंझट नहीं होगा, सारी जायदाद, सारा पैसा सब अपने ही घर आएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। जायदाद मिलने से पहले ही जिम्मेदारियों का पहाड़ सर पर आ रहा है। मयंक का सब्र अब जवाब देने लगा था। वो जानता था कि उसके पिता की सोच क्या है। 3 साल पहले जब मयंक की शादी की बात चल रही थी, तब राम प्रसाद जी ने मेघा को सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था। मेघा के पिता मिस्टर खन्ना शहर के बड़े व्यापारी थे। राम प्रसाद जी का गणित सीधा सा था, लड़की के कोई भाई नहीं है तो सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी अंततः दामाद के हाथ में ही आएगी। उन्होंने मयंक की नानुकुर को ये कहकर दबा दिया था कि बेटा, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मयंक जो एक साधारण बैंक का कर्मचारी था, मेघा की सादगी और संस्कारों पर मोहित था, दौलत पर नहीं। लेकिन राम प्रसाद जी की नज़रें सिर्फ खन्ना विला और बैंक बैलेंस पर थी। शाम को घर का माहौल तनावपूर्ण था। मेघा अपने कमरे में थी। अपने पिता की सेहत को लेकर वो बहुत चिंतित थी। राम प्रसाद जी हॉल में अपने एक मित्र मोहन बाबू के साथ बैठे चाय पी रहे थे। मोहन बाबू ने पूछा, सुना है समधी जी बीमार हैं, कोई गंभीर बात तो नहीं? राम प्रसाद जी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मोहन भाई, क्या बताऊं, बुढ़ापा है, बीमारी तो लगी ही रहेगी। पर मेरी मुसीबत देखो, मैंने सोचा था बिना भाई वाली लड़की लाऊंगा तो राज करूंगा, पर अब लगता है कि फंस ही गया हूँ। लड़की का ध्यान 24 घंटे मायके में ही लगा रहता है। अब बाप बीमार है तो कल को उनकी तीमरदारी का जिम्मा भी हमारे ही सिर आएगा। पैसा तो बाद में मिलेगा, पहले तो सेवा ही करनी पड़ेगी, और सेवा करने के लिए मैंने बेटा नहीं पाला था। मयंक अपने कमरे से पानी लेने बाहर निकला था। उसने पिता के ये शब्द सुन लिए। उसके कदम वहीं पर ठिठक गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके पिता इतना नीचे गिर सकते हैं? वो उल्टे पांव कमरे में ही लौट गया, जहां मेघा फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कल सुबह फिर से आ जाऊंगी। पापा को सूप और दवाइयाँ समय पर देना। मेघा सुबक रही थी। मयंक ने मेघा के कंधे पर हाथ रखा। मेघा ने फ़ोन काटा और मयंक के गले लगकर रो पड़ी। मयंक, पापा बहुत कमज़ोर हो गए हैं, माँ अकेली कैसे संभालेगी? वहाँ कोई पुरुष भी नहीं है जो भाग दौड़ कर सके। ड्राइवर और नौकरों के भरोसे कब तक छोड़ेंगे? मयंक ने उसके आंसू पोंछे। तुम चिंता मत करो मेघा, मैं हूं ना। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर वही ड्रामा शुरू हुआ। मेघा तैयार होकर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। राम प्रसाद जी ने कड़कती आवाज़ में पूछा, अब कहाँ की तैयारी है? पापा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, माँ अकेली है। मेघा ने डरते हुए कहा। खबरदार, जो घर से कदम बाहर निकाला। राम प्रसाद जी चिल्लाए।
कल ही तो होकर आई हो, क्या रोज रोज का तमाशा है? बहू हो इस घर की, कोई विजिटर नहीं। तुम्हारी माँ के पास बहुत पैसा है, नर्स रख लेंगी। तुम्हारा फर्ज यहाँ है मेरी और तुम्हारी सास की सेवा करना। रेखा जी भी पति के सुर में सुर मिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, लोग क्या कहेंगे? नई नई बहू रोज मायके भागती है, घर में टिकती ही नहीं। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मयंक बीच में आ गया। उसने अपना ऑफिस बैग सोफे पे रखा और मेघा का हाथ थाम लिया। मेघा कहीं नहीं जाएगी पापा, मयंक ने शांत स्वर में कहा। रामप्रसाद जी के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। देखा, इसे कहते हैं मेरा बेटा समझदार है, जानता है कि घर कैसे चलता है। रुकिए पापा, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। मयंक की आवाज़ में एक अजीब सी शक्ति थी जो रामप्रसाद जी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेघा अकेली नहीं जाएगी, क्योंकि मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। और हम सिर्फ मिलने नहीं जा रहे, हम वहाँ रहने जा रहे हैं जब तक बाबूजी ठीक नहीं हो जाते। रामप्रसाद जी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। क्या बकवास कर रहे हो तुम घर जमाई बनोगे? मेरी नाक कटवाओगे सारे समाज में? मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए किया था क्या कि तुम बुढ़ापे में दूसरों के माँ बाप की सेवा करो? मयंक ने गहरी सांस ली। आज वो सब कहने वाला था जो 3 साल से उसके मन में दबा था। पापा, जब आपने मेरी शादी मेघा से तय की थी तब आपने मुझसे क्या कहा था, याद है आपको? आपने कहा था, मयंक लड़की इकलौती है, कोई भाई नहीं है, सारी जायदाद अपनी होगी। आपने उनकी दौलत पर तो हक जमा लिया, पर उनकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। रामप्रसाद जी का चेहरा लाल हो गया। तो क्या गलत सोचा था? दुनिया ऐसे ही चलती है। लड़की विदा होकर आती है तो लड़के वाले उसके मालिक होते हैं। यही तो आपकी गलती है पापा। मयंक ने मेघा का हाथ कसकर पकड़ा। आप आज भी उसी पुराने युग में जी रहे हैं जहाँ बहू में संपत्ति होती है। आप भूल गए हैं कि जब आप बिना भाई वाली लड़की को बहू बना के लाते हैं तो उस घर का बेटा बनने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। आप उनकी जायदाद का वारिस तो मुझे बनाना चाहते हैं, पर उनके बुढ़ापे का सहारा बनने में आपको शर्म आती है। जुबान लड़ाता है बाप से। रामप्रसाद जी ने मेज पर मुक्का मारा। अगर तू उस घर गया तो समझ लेना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो जोरू का गुलाम हो। मेघा घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाप बेटे में झगड़ा हो। उसने मयंक का हाथ खींचते हुए कहा, मयंक रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम पापा से बहस मत करो। मयंक ने मेघा की तरफ देखा और उसे आंखों से आश्वस्त किया। फिर वो पिता की ओर मुड़ा। पापा, ये जोरू की गुलामी नहीं है, ये इंसानियत है। सोचिए, अगर भगवान ना करे कल को मैं ना रहूं और सिर्फ मेरी बहन होती और आप बीमार पड़ते, तो क्या आप चाहते कि आपका दामाद यही कहे कि बुढ़े के पास पैसा बहुत है, नर्स रख लेगा? क्या तब आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी और दामाद आपके पास हों? रामप्रसाद जी चुप हो गए। ये तर्क सीधा उनके कलेजे पे लगा था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तूने उस घर की चौखट लांघी रहने के लिए तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मयंक ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। ये फैसला मुश्किल था, लेकिन सही था। ठीक है पापा, अगर आपकी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। मैं उस बाप को लावारिस नहीं छोड़ सकता जिसने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे सौंपा है। जिस दिन उन्होंने मेघा का हाथ मेरे हाथ में दिया था, उस दिन मैं सिर्फ उनका दामाद नहीं, उनका बेटा भी बन गया था। और रही बात जायदाद की, तो आप आज ही लिखवा लीजिए कि मुझे खन्ना परिवार की एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से उनका भी इलाज करवाऊंगा और अपना घर भी चलाऊंगा। मयंक ने अपना बैग उठाया और मेघा के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गया। रेखा जी रोने लगी। बेटा मत जा, रोक लो इसे जी। रामप्रसाद जी पत्थर की मूर्त बने खड़े रहे। मयंक ने जाते जाते मुड़कर कहा, पापा, मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत है, लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं इसी तरह दौड़ कर आऊँगा, क्योंकि मैं बेटा हूँ, चाहे इस घर का हो या उस घर का। मयंक और मेघा चले गए। घर में सन्नाटा पसर गया। अगले 15 दिन मयंक और मेघा ने हॉस्पिटल और खन्ना हाउस में दिन रात एक कर दिए। मयंक ने ऑफिस के बाद पूरी रात हॉस्पिटल में जाग कर बिताई। मेघा ने घर संभाला। मिस्टर खन्ना की हालत में सुधार होने लगा। उन्होंने देखा कि उनका दामाद उनके सगे बेटे से बढ़कर उनकी सेवा कर रहा है। एक दिन हॉस्पिटल में मिस्टर खन्ना ने कांपते हाथों से मयंक का हाथ पकड़ा। बेटा, लोग कहते थे कि मेरा कोई कुलदीपक नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा? मुझे आज पता चला कि वंश नाम से नहीं, कर्म से चलता है। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां पराई नहीं होती और दामाद सिर्फ मेहमान नहीं होते।
उधर रामप्रसाद जी के घर में अजीब सी उदासी थी। रेखा जी बीमार पड़ गई, उनका बीपी बढ़ गया था। रामप्रसाद जी अकेले पड़ गए। पानी का गिलास भी उन्हें खुद लेना पड़ता। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अहंकार आड़े आ रहा था। एक रात रेखा जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। रामप्रसाद जी घबरा गए। उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन वो व्यस्त थी। पड़ोसी भी शहर से बाहर थे। रामप्रसाद जी के हाथ पांव फूल गए। अंत में हार कर कांपते हाथों से उन्होंने मयंक को फ़ोन लगाया। मयंक, तेरी माँ। फ़ोन कटने के 20 मिनट के अंदर मयंक की गाड़ी घर के बाहर थी। उसने रेखा जी को गोद में उठाया और गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल के लिए भागा। वही हॉस्पिटल जहाँ मेघा के पिता भर्ती थे। डॉक्टरों ने रेखा जी का इलाज शुरू किया। मयंक एक पल के लिए भी वहाँ से नहीं हटा। मेघा भी दौड़कर आई और अपनी सास के पैरों को दबाने लगी। सुबह जब रेखा जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि एक तरफ मयंक बैठा है तो दूसरी तरफ मेघा। रामप्रसाद जी कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में पानी था। मयंक उनके पास गया। पापा, डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं हूं ना यहाँ। रामप्रसाद जी का बांध टूट गया। उन्होंने मयंक को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अंधा हो गया था। मैं पैसों के लालच में रिश्तों का मोल ही भूल गया था। तूने सही कहा था, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू उस घर का भी बेटा है। और आज मेघा ने भी साबित कर दिया कि वो सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी है। मयंक ने मुस्कुराते हुए पिता की आंसू पोंछे। पापा, परिवार तोड़ने से नहीं, जोड़ने से बनता है। दो घर हैं तो दोहरे फर्ज हैं। बस इतनी सी बात समझनी थी। कुछ दिनों बाद जब मिस्टर खन्ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो वो अपने घर नहीं गए। रामप्रसाद जी खुद उन्हें लेने आए थे। समधी जी, रामप्रसाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब से आप अकेले उस बड़े बंगले में नहीं रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। आप हमारे साथ रहेंगे। आखिर हम एक ही परिवार हैं। मिस्टर खन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन शहर ने एक नई मिसाल देखी। एक ही छत के नीचे दो पिता, दो माँ और उनके बच्चे हंसी खुशी रह रहे थे। मयंक और मेघा ने ये साबित कर दिया था कि अगर नीयत साफ हो तो शादी के बाद बेटे बढ़ते नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां साझा हो जाती हैं। रामप्रसाद जी अब गर्व से कहते हैं, मेरा एक बेटा नहीं, दो बेटे हैं, एक मयंक और एक मेरी बहू मेघा। और जायदाद वो तो अब वैसे भी मायने नहीं रखती, क्योंकि असली तो रिश्ते थे जो उन्होंने वापस पा लिए थे। दोस्तों, समाज अक्सर दामाद को ससुराल का मेहमान मानता है और बेटे को बुढ़ापे की लाठी। लेकिन जब हम बेटे और दामाद, बेटी और बहू का फ़र्क मिटा देते हैं तो कोई भी माँ बाप खुद को अनाथ या बेसहारा महसूस नहीं करते। दहेज और जायदाद की भूख रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाती है, लेकिन समझदारी और प्रेम उस घर को स्वर्ग बना देते हैं। अगर आप किसी की बेटी को अपने घर की लक्ष्मी बना के लाते हैं तो उसके बूढ़े माता पिता की फिक्र करना भी आपका ही धर्म है। सच्चा मर्द वो नहीं जो पत्नी पर हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो उसके सुख दुख में उसके साथ चट्टान बनकर खड़ा रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।